सोचिए जरा, क्या चोरी का भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई उसूल हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही खानदानी ठग परिवार की कहानी सुनेंगे जो अपने ही बनाए कुछ सख्त उसूलों के तहत काम करते थे। ये कहानी है उसूलों वाली ठगी की और उसके अंजाम की। तो सवाल ये है कि क्या ठगी में भी इज्जत हो सकती है? क्या धोखेबाजी और सम्मान, ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? ये कहानी हमें इसी सवाल की तह तक ले जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की चर्चा का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ठग के सम्मान के कोड की, फिर मिलेंगे उस्ताद और पुजारी से। उसके बाद देखेंगे कि जब वारिसों ने ताज को आजमाया तो क्या हुआ। फिर एक कहानी आएगी आग में खोई दौलत की, और आखिर में इस परंपरा का अंत कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एक ठग के सम्मान का कोड। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और मिलते हैं इस परिवार के मुखिया से और जानते हैं उनके इस अजीबो-गरीब पेशे के नियम। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं पुरुषोत्तम, और वो कोई मामूली ठग नहीं बल्कि एक खानदानी ठग हैं। मतलब ये पेशा उन्हें विरासत में मिला है। उनके पिता, उनके दादा सभी इस काम में माहिर थे। लेकिन उनकी ठगी में एक बात बहुत अलग थी। वो कोई आम चोरी चकारी नहीं थी। इसका एक बहुत ही खास, एक बहुत ही सख्त नियम था। और यही नियम उनके काम का, कह सकते हैं, मूल मंत्र था। पुरुषोत्तम का साफ मानना था कि उनका हुनर, उनकी कला सिर्फ उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए जो खुद बेईमान हैं, लालची हैं। तो उनका ये जो फैमिली कोड था वो बहुत ही क्लियर कट था। उनके निशाने पर कौन होते थे? चालाक, लालची और बेईमान लोग, जैसे कि सूदखोर, साहूकार या जमींदार, जो आम लोगों का खून चूसते थे। और वो किन से दूर रहते थे? गरीबों से, लाचारों से। उनका मकसद बस यही कि जरूरतमंद को चोट पहुंचाए बिना अपने खानदान का नाम ऊंचा करना। एक अजीब सा पर उनके लिए बड़ा जरूरी उसूल। चलिए अब देखते हैं कि ये कोड, ये उसूल आखिर असल जिंदगी में काम कैसे करता था। तो पेश है हमारा पहला किस्सा, उस्ताद और पुजारी। तो इस बार पुरुषोत्तम का निशाना बना एक पुजारी जिसका नाम था शिवदत्त। अब पुरुषोत्तम की नजरों में ना, शिवदत्त उनके कोड के लिए बिल्कुल परफेक्ट टारगेट था। एकदम चालाक, लालची आदमी। और सोचिए, वो अपना सोना, अपने सोने के सिक्के अपनी जटाओं में, अपने बालों में छुपा कर रखता था। और पुरुषोत्तम का प्लान देखिए कितना शातिर था। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये तो एक पूरा स्टेज ड्रामा था। स्टेप 1, विश्वास बनाना। 1 महीने तक वो रोज पुजारी के लिए फल और गिफ्ट लेकर गया। फिर स्टेप 2, जाल बिछाना। उसने पुजारी को एक पूजा के लिए अपने घर बुलाया और हाँ, गवाहों के तौर पर पूरे गांव वालों को भी इकट्ठा कर लिया। फिर आया मेन इवेंट, पब्लिक में इल्जाम लगाना। पूजा के बीच में पुरुषोत्तम ने शोर मचा दिया कि उसके 40 सोने के सिक्के एक बंद बॉक्स से चोरी हो गए हैं। और आखिर में सबसे जलील करने वाला खुलासा, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो उसने पुजारी से कहा कि वो अपनी जटाएं झटके, और जैसे ही उसने ऐसा किया, छुपे हुए सिक्के सबके सामने जमीन पर आ गिरे। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, वारिसों ने आजमाया ताज। कहानी में कई साल बीत जाते हैं। पुरुषोत्तम अब बूढ़ा हो चुका है और उसे एक चिंता खाई जा रही है कि उसके 2 बेटे, चिंतामणि और धीरमणि, शायद इस खानदानी परंपरा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अपने पिता को प्रूफ करने के लिए, उनके शक को गलत साबित करने के लिए बेटों ने सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल टारगेट चुना। उन्होंने सोचा, अगर फैमिली कोड ये कहता है कि लालची और अमीर लोगों को ठगना है, तो फिर राजा से बड़ा निशाना और कौन हो सकता है? आखिर वही तो गरीबों से टैक्स वसूल करके अपना खजाना भरता है। और दोनों भाइयों ने क्या कमाल के प्लान बनाए। उनकी चालाकी देखिए। एक भाई ने राजा के घमंड पर वार किया तो दूसरे ने उसके अंधविश्वास पर। चिंतामणि हॉर्स ट्रेनर बना, राजा का सबसे कीमती घोड़ा सधाया और उसे लेकर ही भाग गया। वहीं दूसरी तरफ धीरमणि ने राजा को एक मामूली सा शीशा, जादुई आईना बोलकर बेच दिया, ये कहकर कि इसमें मरे हुए लोग दिखते हैं। और इन दोनों कारनामों से उन्होंने कितना कमाया? पूरे 35,000 सोने के सिक्के। ये इतनी बड़ी रकम थी कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपने पिता के असली वारिस हैं। पुरुषोत्तम अपने बेटों पर बहुत बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उसे लगा, चलो अब खानदानी परंपरा सेफ हैंड्स में है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, आग में खोई दौलत। तो अब ये परिवार पहले से कई ज्यादा अमीर हो चुका था। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनकी उसूलों वाली ठगी ने उन्हें इसका मीठा फल दिया है। लेकिन बेईमानी से कमाई दौलत कितने दिन टिकती है? कहानी में अब एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक मोड़ आने वाला था। जिस दौलत पर उन्हें इतना नाज था, वो बस पलक झपकते ही राख होने वाली थी।
और हुआ ये, उस रात पूरा परिवार अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। फिर आंगन से एक मामूली सी चिंगारी उड़ी और सूखी घास पर जा गिरी। बस कुछ ही मिनट लगे और पूरा का पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। सुबह तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनका घर, उनकी सारी दौलत, सब कुछ राख हो गया था। जान तो बच गई, पर उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। तो अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, परंपरा का अंत। जब सब कुछ चला गया, तब इस परिवार को अपने पेशे की, अपनी ठगी की असली सच्चाई का सामना करना पड़ा। इस हादसे ने उनकी आंखें खोल दी। बेटों को एहसास हुआ कि उनका पैसा बेईमानी का पैसा था, और उन्हें सबसे बड़ा सबक यह मिला कि ठगी तो ठगी होती है, भले ही आप उसमें कितने भी उसूल जोड़ दें, गलत काम का अंजाम हमेशा बुराई होता है। और तब बड़े बेटे चिंतामणि ने एक कसम खाई। उसने कहा, मैं कसम खाता हूं कि ये मेरी पहली और आखिरी ठगी थी। आज से मैं मेहनत की रोटी खाऊंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उनकी पूरी खानदानी विरासत को, उनके पूरे लाइफस्टाइल को आखिरी सलाम था। और बस उसी दिन उस खानदानी ठग की परंपरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोनों भाइयों ने ठगी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करके एक ईमानदार जिंदगी जीने का फैसला किया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई गलत काम जिसे हम किसी न किसी बहाने से जस्टिफाइड या सही ठहरा दें, कभी सही नतीजा दे सकता है? इस परिवार का अनुभव तो साफ साफ ना कहता है। इस पर सोचिएगा जरूर।